नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद एबी में। साथियों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपका अध्ययन जारी होगा, जो भी आपका आगामी एग्ज़ाम होगा। साथियों, आज हम इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश पेडागोजी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का अभ्यास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट सुटेबल मेथड टू टीच प्रोनाउंसिएशन, यानी कि सबसे बेहतरीन अच्छा तरीका कौन सा होता है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन को सिखाने का, यानी उच्चारण, सही उच्चारण सिखाने का। तो ऑप्शन ए रीडिंग साइलेंटली, ऑप्शन बी फोनेटिक ड्रिलिंग, ऑप्शन सी कॉपिंग पैराग्राफ्स, ऑप्शन डी ग्रामर टेस्ट। तो इसका जो सही जवाब होगा साथियों, यानी कि अगर प्रोनाउंसिएशन सिखाना है, उच्चारण सही सिखाना है, तो उसको फोनेटिक ड्रिलिंग सिखानी पड़ेगी, यानी कि उसको सही शब्द सुनना और उसको सुन के सही से लिखना, यही होता है आपका फोनेटिक ड्रिलिंग। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, फोनेटिक ड्रिलिंग। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन इज कॉल्ड। ऐसा सेंटेंस जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, यानी कि जो भावनाओं को व्यक्त करता है, उसे क्या, उस सेंटेंस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ऑप्शन बी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्शन सी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और ऑप्शन डी इम्परेटिव सेंटेंस। तो जो इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है वो सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी कि विस्मयाबोधक जो आपके वाक्य होते हैं वो होते हैं आपको भावनाओं को प्रकट करने वाले। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच मेथड emphasizes लर्निंग लैंग्वेज थ्रू हैबिट फॉर्मेशंस, यानी आपको इसमें बताना है कि कौन सा तरीका है जो भाषा को सीखने में हैबिट फॉर्मेशन को बनाता है। जो ऑप्शन आपको बताने हैं, ऑप्शन ए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ऑप्शन बी डायरेक्ट मेथड, ऑप्शन सी ऑडियो लैंग्वेज मेथड और ऑप्शन डी टास्क बेस्ड मेथड। तो इसमें से आपको बताना है क्या सही जवाब होगा। तो इसका सही जवाब होगा साथियों आपको उस कैसे सिखा सकते हैं, उसमें हैबिट फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं भाषा सीखने में। तो ऑडियो लैंग्वेज मेथड, यानी कि ऑडियो लैंग्वेज यानी बोल के समझ के जो भाषा होती है, यानी कि सुन के और बोलने के जो मेथड होते हैं, उसके तरीके से आप उसमें से लर्निंग है लैंग्वेज थ्रू हैबिट फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। आपको इसमें बताना है कौन सा टाइप का सेंटेंस है। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, ऑप्शन ए इम्परेटिव, ऑप्शन बी कंडीशनल, ऑप्शन सी असर्टिव, ऑप्शन डी इंट्रोगेटिव। तो इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ जाता। तो इसमें से आपको बताना है, तो ये इम्परेटिव तो नहीं होगा, असर्टिव भी नहीं होगा, इंट्रोगेटिव भी नहीं होगा, ये कैसा सेंटेंस होगा? कंडीशनल होगा। कंडीशनल है क्योंकि ये कंडीशन में, इसमें कंडीशन दे रखी है, अगर मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ जाता। तो ऐसा तो संभव नहीं है, तो ये कंडीशनल है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच द स्टार्स डांस इन द स्काई। आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है कि सितारे नाचते हैं आसमान में। तो ऑप्शन ए पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन बी सिमली, ऑप्शन सी मेटाफॉर, ऑप्शन डी अल्टरेशन। तो यहाँ पे जो सिमली होगा, यानी कि जो उपमा अलंकार है वो तो नहीं है यहाँ पर, मेटाफॉर रूपक अलंकार भी नहीं है और अल्टरेशन अनुप्रास अलंकार भी नहीं है। जो यहाँ पे होगा वो पर्सोनिफिकेशन, यानी जो तारों को इंसानों की तरह यानी नाचते हुए आसमान में कहा गया है। तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार होगा, ऑप्शन ए पर्सोनिफिकेशन होगा, ये आपका सही जवाब होगा। साथियों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशंस को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको समय समय पर अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपका निरंतर अभ्यास ऐसे ही जारी रहे और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इन इंग्लिश? तो ऑप्शन ए टू रैंक स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी टू पनिश वीक लर्नर्स, ऑप्शन सी टू इम्प्रूव ऑन गोइंग लर्निंग, ऑप्शन डी टू प्रिपेयर रिपोर्ट कार्ड्स। तो आपने देखा होगा ज़्यादातर सीबीएसई बोर्ड्स के जो स्कूल होते हैं उनमें से एग्ज़ाम्स होते हैं, बच्चे कहते हैं, आपको दिख जाते हैं कि अब मेरा FA1 है या यूनिट फर्स्ट है, यूनिट सेकेंड है, ऐसे कहते हुए दिख जाते हैं, या SA1 है, SA2 है। तो SA1 यानी समेटिव असेसमेंट होते हैं,
और FA मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं। तो इसमें से क्या होता है कि बच्चों की जो रचनात्मकता होती है उसको जानने के लिए, उसको जो हमारा असेसमेंट करने के लिए तो फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है। तो उसमें से आपको बताना है, तो इसमें सही जवाब जो होगा कि आपका क्या होता है, टू इम्प्रूव ऑन गोइंग लर्निंग। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा कि जो बच्चे सीख रहे हैं वो जो सीख रहे हैं उसको इम्प्रूव करना, उसमें सुधार करना, यही होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। यानी कि अगर इसमें इस फॉर्मेटिव असेसमेंट में उनका थोड़ा सा कुछ सब्जेक्ट कमज़ोर हो गया तो उसमें अगले फॉर्मेटिव असेसमेंट में उसको सही कर सकें, ये होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था साथियों। 6 नंबर, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन ए, ईच ऑफ द बॉयज हैव अ बुक। ऑप्शन बी, ईच ऑफ द बॉयज हैज़ अ बुक। ऑप्शन सी, ईच बॉयज हैज़ अ बुक। ऑप्शन डी, ईच बॉयज हैव अ बुक। तो जो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है वो आपको बताना है यहाँ पे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जो होगा वो सही जवाब होगा। ये ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ अ बुक होगा, हैव नहीं आएगा साथियों, क्योंकि यहाँ पे ईच लगा यानी जो प्रत्येक बच्चे के लिए, ने एक एक बच्चे के लिए बात हो रही है, एक एक लड़के के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे आ का, हैज़ का प्रयोग होगा और यहाँ आ बुक भी लिखा है, ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ अ बुक। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, चूज द सिनोनिम ऑफ ऑब्सोलीट। ऑप्शन ए मॉडर्न, ऑप्शन बी आउटडेटेड, ऑप्शन सी यूजफुल, ऑप्शन डी फ्रेश। तो को ऑब्सोलीट का सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची बताना है, तो क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए जो साथियों क्या होता है, अप्रयोज्य हो गया, अप्राचीन हो गया। तो यहाँ पे मॉडर्न तो मतलब प्राचीन होता है, यूजफुल मतलब उपयोगी होता है, फ्रेश मतलब ताज़ा। तो आउटडेटेड ही क्या होता है आपका पुराना। तो ऑब्सोलीट का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही इज ऑनेस्ट मैन। यहाँ पे आपको आर्टिकल बताना है, क्या आएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। तो यहाँ पे हमेशा ऑनेस्ट के पहले यानी ये एच तो से शुरू हो रहा है, वॉवेल से नहीं शुरू हो रहा है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन उच्चारण है वो वॉवेल से यानी हिंदी के स्वर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसके पहले क्या आएगा, एन का प्रयोग आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच द साइलेंस वॉज सो लाउड। यहाँ पे आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है, द साइलेंस वॉज सो लाउड क्या है, ऑप्शन ए मेटाफॉर, ऑप्शन बी आयरनी, ऑप्शन सी ऑक्सीमोरॉन, ऑप्शन डी हाइपरबोले। तो यह आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो द साइलेंस वॉज सो लाउड है ये कौन सा है। तो मेटाफॉर तो यहाँ पे नहीं होगा, रूपक अलंकार नहीं होगा। आयरनी यानी व्यंग का अलंकार भी नहीं है, व्यंग्यात्मक भी नहीं है। हाइपरबोले भी नहीं है कि अतिशयोक्त अलंकार भी नहीं है। तो यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन होगा यानी कि विरोधाभास होगा, यानी कि दो वर्ड एक साथ आ रहे हैं, साइलेंस भी और लाउड, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ पे कौन सा आपका फिगर ऑफ स्पीच होगा, तो ऑक्सीमोरॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सिमेंटिक मैपिंग हेल्प्स लर्नर। यानी कि जो सिमेंटिक मैपिंग होती है वो किस में सीखने वालों को किस में सहायता करती है। ऑप्शन ए रिमेंबरिंग स्पेलिंग्स, ऑप्शन बी एक्सपेंडिंग वोकेबुलरी एंड मीनिंग कनेक्शंस, ऑप्शन सी राइटिंग लॉन्ग पैराग्राफ्स और ऑप्शन डी लर्निंग टेंसेस। तो जो सिमेंटिक मैपिंग्स होती है वो साथियों क्या करती हैं, यानी कि जो वर्डों को सही तरीके से याद रखने का जो तरीका होता है उसमें सिमेंटिक मैपिंग उसे कहते हैं। तो ये जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी होगा, एक्सपेंडिंग वोकेबुलरी। यानी कि जो उन्होंने सीखी है वोकेबुलरीज उसको एक्सपेंड करना, उसको और प्रसार करना और उसके मीनिंग्स कनेक्शंस को भी जानना। ठीक है, ये होता है आपका सिमेंटिक मैपिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सी सेड आई विल फिनिश माई वर्क टुमारो। तो आपको बताना है, ऑप्शन ए सी सेड दैट सी वुड फिनिश हर वर्क द नेक्स्ट डे, ऑप्शन बी is she said she will finish her work tomorrow, ऑप्शन सी she says that she will finish her work next day, ऑप्शन डी she said that she finished her work yesterday। तो यहाँ पे जो साथियों इसका सही जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा तो she said और कॉमन कमा की जगह दैट हो जाएगा और आई चेंज होगा सी से तो सी हो जाएगा, विल होगा इसका पास्ट हो जाएगा, वुड हो जाएगा, फिनिश्ड और माई ये भी किससे चेंज होगा, ये भी सी से चेंज होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हर वर्क और टुमारो चेंज होता है तो द नेक्स्ट डे। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली इन सोशल कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड। ऐसी क्षमता जो भाषा को सोशल कॉन्टेक्स्ट यानी सामाजिक कॉन्टेक्स्ट से जोड़े उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए लैंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, ऑप्शन बी प्रैग्मेटिक कॉम्पिटेंस, ऑप्शन सी सिंथेटिक
कंपिटेंस ऑप्शन डी फोनोलॉजिकल कंपिटेंस। तो सोशल से यहाँ पे बात हो रही है, तो जो आपका होता है यहाँ पे, तो ये लैंग्विस्टिक तो भाषा के लिए होता है, सिंटैक्टिक मतलब आपका ग्रामेटिकली तौर पे होता है, और फोनोलॉजिकल मतलब उच्चारण से संबंधित होता है। जो प्रैग्मेटिक कंपिटेंस है ये सामाजिक यानी कि सामाजिक स्तर का ये आपका क्षमता होती है। तो ये आपका सही जवाब होगा। यहाँ पे ग्रामेटिक की जगह साथियों का सोशोलॉजिस्टिक भी अगर लिखा होता तो वो भी सही आंसर होता। तो हमका ऑप्शन बी क्या होगा, सही जवाब होगा प्रैग्मेटिक कंपिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, फाइंड द एंटोनिम ऑफ स्कैरसिटी। तो स्कैरसिटी का आपको एंटोनिम बताना है। ऑप्शन ए लैक, ऑप्शन बी शॉर्टेज, ऑप्शन सी एबेंडेंस, ऑप्शन डी नीड। तो इस स्कैरसिटी मतलब होता है आपका साथियों किसी भी चीज़ की कमी। लैक का मतलब भी कमी होता है, शॉर्टेज का मतलब भी कमी होता है, नीड का मतलब ज़रूरत होता है, जो एबेंडेंस का मतलब होता है वो प्रचुरता होता है यानी अधिक। तो यहाँ पे यही इसका एंटोनिम होगा, विलोम शब्द होगा, सही जवाब होगा एबेंडेंस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, विच प्रिंसिपल गाइड्स द होल लैंग्वेज अप्रोच। यानी कौन सा नियम है जो होल यानी जो संपूर्ण भाषा को सीखने में मदद करता है। ऑप्शन ए लैंग्वेज इज लर्न बेस्ड इन आइसोलेशन, ऑप्शन बी रीडिंग एंड राइटिंग डेवलप टुगेदर, ऑप्शन सी ग्रामर मस्ट बी टॉट फर्स्ट, ऑप्शन डी एरर्स मस्ट बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है संपूर्ण भाषा सीखने में जो अप्रोच होनी चाहिए वो किस तरह की होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन बी रीडिंग एंड राइटिंग डेवलप टुगेदर, यानी कि बच्चों को जो पढ़ने और लिखने की जो क्षमता है, विकास है, वो एक साथ होना चाहिए। तो ये इसका सही जवाब होगा होल लैंग्वेज अप्रोच में रीडिंग एंड राइटिंग डेवलपमेंट टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, व्हाट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। यानी जो कम्युनिकेटिव भाषा सिखाने का जो तरीका होता है उसके लिए प्राइमरी उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन ए ग्रामर परफेक्शन, ऑप्शन बी फ्लुएंट कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी वोकैबुलरी मेमोराइजेशन, ऑप्शन डी ट्रांसलेशन एक्यूरेसी। तो जो कम्युनिकेटिव के लिए लैंग्वेज टीचिंग के लिए बात हो रही तो जाहिर सी बात है उसके लिए फ्लुएंट होना चाहिए। तो ऑप्शन बी क्या होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन बी फ्लुएंट कम्युनिकेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, which is the most effective method for developing a child's communicative competence in English। यानी सबसे बेहतरीन तरीका इसमें से क्या है बच्चे में विकास करने के लिए कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को भाषा इंग्लिश भाषा सीखने में। तो आपका ऑप्शन है ग्रामर ड्रिल्स, ऑप्शन बी ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस, ऑप्शन सी इंटरेक्टिव कन्वर्सेशन टास्क, ऑप्शन डी मेमोराइजिंग वोकैबुलरी लिस्ट। तो इसमें भी वही चीज़ बात हो रही है आपकी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को बढ़ाना है। तो जाहिर सी बात है इसके लिए आप उसको बहुत अच्छा से कन्वर्सेशन टास्क आना चाहिए, इंटरेक्टिव होना चाहिए, बहुत ही आकर्षक होना चाहिए। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी इंटरेक्टिव कन्वर्सेशन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच अप्रोच इनकरेजेस लर्निंग बाय डूइंग इन इंग्लिश। कौन सा ऐसा अप्रोच है ये जो बढ़ाता है उसमें इनकरेज करता है लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखने का इंग्लिश भाषा में। ये आपको बताना है कौन सी एक्टिविटी। तो यहाँ पे कौन सी मेथड है आपको बताना है। ऑप्शन ए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ऑप्शन बी ट्रांसलेशन मेथड, ऑप्शन सी लेक्चर मेथड, ऑप्शन डी रूट मेमोराइजेशन मेथड। तो जो इसमें से विच अप्रोच इनकरेजेस लर्निंग बाय डूइंग इन इंग्लिश वो है आपका एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, यानी कि उस बच्चों को एक्टिविटी कराकर यानी कि हम उनको यही लर्निंग बाय डूइंग सिखा सकते हैं, यानी कि कोई भी एक्टिविटी के माध्यम से उन्हें सिखाना यही होता है लर्निंग बाय डूइंग। क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द टेंस शी हैज़ बीन वर्किंग हर सिंस 2015। इसमें से आपको बताना है कि ये कौन सा आपका टेंस है। ऑप्शन ए पास्ट कंटिन्यूस, ऑप्शन बी फ्यूचर परफेक्ट, ऑप्शन सी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ऑप्शन डी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो साथियों ये क्या है, सी हैज़ बीन आया है इसमें, तो हैज़ बीन है तो जाहिर सी बात है और इसमें टाइम का भी ड्यूरेशन दे रखा है, तो ये क्या है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। जो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। आपको इडियम का इसमें करेक्ट मीनिंग बताना है। टू बीट अराउंड द बस, इसका मतलब क्या है यहाँ पे। ऑप्शन ए स्पीक डायरेक्टली, ऑप्शन बी अवॉइड द मेन टॉपिक, ऑप्शन सी क्लीन द सराउंडिंग्स, ऑप्शन डी बीट समथिंग फिजिकली। तो यहाँ पे जो टू बीट अराउंड द बस का मतलब होता है घुमा फिरा के कोई भी चीज़ कहना। तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट होगा, यानी कि अवॉइड द मेन टॉपिक। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जो जिस पे आपको बात करनी है उस पर आप बात नहीं कर रहे, इधर उधर की बातों पे बात कर रहे हैं। तो यही होता है टू बीट अराउंड द बस का मतलब अवॉइड द मेन टॉपिक। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स स्कैफोल्डिंग इन लैंग्वेज लर्निंग, यानी कौन सा तरीका है जो स्कैफोल्डिंग का मतलब यहाँ पे लैंग्वेज भाषा यानी भाषा को सीखने में दर्शाता है। ऑप्शन ए पनिशिंग मिस्टेक्स, ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग टेम्परेरी स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट, ऑप्शन सी मेमोराइजिंग डिफिनीशंस, ऑप्शन डी राइटिंग लॉन्ग ग्रामर एक्सरसाइजेस। तो बहुत बार पूछा गया साथियों स्कैफोल्डिंग का मतलब। तो इसका मतलब होता है कि एक क्या कहते हैं आभासी रूप से, मतलब आभासी क्या मतलब टेम्परेरी तौर पर उसको सपोर्ट प्रदान करना। तो प्रोवाइडिंग टेम्परेरी स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट, यही इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 22, विच स्किल डज प्रिडिसीटिंग वाइल रीडिंग मेनली डेवलप, यानी कौन सी जो स्किल है वो क्या करती है, प्रिडिक्टिंग वाइल रीडिंग मेनली डेवलप करती है। तो आपको बताना है ऑप्शन ए लिसनिंग स्किल, ऑप्शन बी स्पीकिंग फ्लुएंसी, ऑप्शन सी रीडिंग कंप्रहेंशन, ऑप्शन डी ग्रामर एक्यूरेसी। जो प्रिडिक्टिंग वाइल रीडिंग जब आप पढ़ रहे होते हैं तो उसमें से कौन सी स्किल डेवलप होती है, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा रीडिंग कंप्रहेंशन के तौर पे बच्चे में जो ये डेवलप होता है प्रिडिकेटिंग वाइल रीडिंग, तो ये होता है रीडिंग कंप्रहेंशन, जब वो कंप्रहेंशन को रीड कर रहा होता है। तो आंसर सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स कंट्रविक्स्ड लैंग्वेज लर्निंग, इसमें से आपको बताना है ऑप्शन ए लर्नर्स क्रिएट मीनिंग बेस्ड ऑन प्रियर नॉलेज, ऑप्शन बी लर्नर्स मेमोराइज ग्रामर रूल्स, ऑप्शन सी लर्नर्स ट्रांसलेट टेक्स्ट वर्ड टू वर्ड, ऑप्शन डी लर्नर्स फॉलो स्ट्रिक्ट रिपीटेशंस ड्रिल्स। तो जो कंट्रविक्स्ड लैंग्वेज होती है उसका मतलब होता है कि पूर्व ज्ञान के आधार पर ज्ञान एकत्र करना। तो यही इसका सही जवाब होगा लर्नर्स क्रिएट मीनिंग बेस्ड ऑन प्रीरियर नॉलेज, यानी जो उनका पूर्व ज्ञान होता है उसको नए ज्ञान को सीखने में इस्तेमाल करना ही क्या कहलाता है, कंट्रविक्स्ड लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच रीडिंग स्ट्रेटजी हेल्प्स स्टूडेंट्स ग्रैप्स द मेन आइडिया क्विकली, इसमें से कौन सा पढ़ने का जो तरीका है जो स्टूडेंट है छात्र में बहुत जल्दी उसमें समझ विकसित करता है, कौन सा तरीका है। तो ऑप्शन ए स्कैनिंग, ऑप्शन बी स्किमिंग, ऑप्शन सी प्रिडिसीटिंग, ऑप्शन डी एनोटेटिंग। तो इसमें जो सही जवाब होगा साथियों, स्किमिंग जो होती है वो स्टूडेंट्स में ग्रैस्प द मेन आइडिया क्विकली, यानी उसमें एक नज़र में पढ़ते जाना और उसका जो मेन उद्देश्य है, यानी कि जो उस कहने संदर्भ क्या है, उसका टॉपिक क्या है, उसको जान लेना ही क्या कहलाता है, स्किमिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्स लिसनिंग कंप्रहेंशन, ऑप्शन ए साइलेंट रीडिंग, ऑप्शन बी डिक्टेशन, ऑप्शन सी डिबेट, ऑप्शन डी ग्रामर वर्कशीट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप लिसनिंग कॉम्प्रहेंशन, यानी कि कौन सा है जो उसमें डेवलप करता है लिसनिंग कॉम्प्रहेंशन के तौर पर। तो इसका सही जवाब होगा आपका, अगर श्रुतलेख बोला जाता है, श्रुतलेख इंग्लिश में उसको कहते हैं डिक्टेशन, तो यही उसमें डेवलप करता है लिसनिंग कॉम्प्रहेंशन को। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी डिक्टेशन, इसको आप लोग हिंदी में इमला भी बोलते हैं। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन सी इज़ एफ्रेड डॉग्स, यानी कि एफ्रेड के बाद क्या प्रीपोजिशन फिल करेंगे, आपको बताना है ऑप्शन ऑफ, ऑप्शन बी फॉर, ऑप्शन सी फ्रॉम, ऑप्शन डी टू। तो एफ्रेड के बाद हमेशा बिल्कुल आंख मूंद के कहीं भी लिखा हो एफ्रेड के बाद आपको हमेशा ऑफ कहीं भी लिखा हो किसी भी ऑप्शन में उसको आपको टिक कर देना है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 27, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म, दे आर बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज, आपको इसका पैसिव फॉर्म बताना है। दे आर बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज का ऑप्शन ए अ न्यू ब्रिज वॉज बिल्ट, ऑप्शन बी अ न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ट, ऑप्शन सी अ न्यू ब्रिज हैज़ बीन बिल्ट, ऑप्शन डी अ न्यू ब्रिज विल बी बिल्ट। तो इसका सही जवाब आपको बताना है, क्या सही जवाब होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, अ न्यू ब्रिज इज बिल्ट बाय देम होना चाहिए, पर यहाँ पे अगर देम नहीं है तो कंफ्यूज मत होइएगा कि सारे इनमें तो देम नहीं दे रखा बाय देम, तो कभी कभी बाई नहीं लगा होता, तो यही आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, चूज द करेक्ट ऑप्शन नाइदर ऑफ द आंसर करेक्ट, इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, उसमें से हेल्पिंग वर्ब फिल करने के लिए ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी वर, ऑप्शन सी इज, ऑप्शन डी बी। तो नाइदर ऑफ द आंसर्स करेक्ट, तो यहाँ पे नाइदर का इस्तेमाल हुआ है, तो कभी भी इस तरह से हो अगर प्लूरल वर्ड दिया है तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि वहाँ पे प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, ऑप्शन सी क्या होगा, सही जवाब होगा, यहाँ पे इज़ फिल करेंगे, नाइदर ऑफ द आंसर इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए, कमेंट बॉक्स में भी बता दिया करिए, कंजूसी मत किया करिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और अपने साथियों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको लाभ मिल सके। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, मैं मेहनत करके PDF बना के आपके लिए तैयार करता हूँ, और 15 से 20 मिनट में प्रयास ये रहता है कि आपको अच्छे 30 क्वेश्चन करा सकूँ।
तो 29 क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड, ऑप्शन ए मॉर्फीम, ऑप्शन बी फोनेमी, ऑप्शन सी सेलेबी, ऑप्शन डी लेक्समी। तो आपको द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ वर्ड यानी कि एक शब्द की जो सबसे मीनिंगफुल यानी कि उसका जो मतलब बताए उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं शब्द के लिए यहाँ पे बात की गई है। तो उसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन ए मॉर्फीम कहते हैं, यानी कि शब्द की वह छोटी इकाई मॉर्फीम। फोनेमिंग का मतलब होता है एक वाक्य जो या जो हम ध्वनि का यानी जो ध्वनि आपकी छोटी इकाई होती है उसका मतलब होता है फोनेमी। और सेलेबी का मतलब होता है शब्दांश। और लेक्समी का मतलब होता है शब्दिम, यानी कि जैसे गो है तो उसका गो से बनने वाले से गो, वेंट, गॉन, गोइंग, ये लेक्समी में आते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड मॉर्फीम। तो इसका सही होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आज के लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। चूज द करेक्ट ऑप्शन, द बुक अलॉन्ग विद द पेन्स ऑन द टेबल, यानी यहाँ पे जो गैप है यहाँ पे क्या फिल करना है आपको, तो द बुक अलॉन्ग विद द पेन्स ऑन द टेबल। तो ये दोस्तों कभी भी गलती मत करिएगा कि पेन्स आया है उसके पहले तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म फिल करेंगे, तो यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट है वो बुक है और बुक कैसा सिंगल, तो वहाँ पे आपका क्या आएगा सिंगल हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, इज़ यहाँ पे फिल करेंगे, द बुक अलॉन्ग विद द पेन्स इज़ ऑन द टेबल, ये इसका सही जवाब होगा। तो साथियों ये रहे आपके आज के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।